हेलो स्टूडेंट्स, मुस्कान टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप हैं उनको सॉल्व करेंगे। और चूँकि ये 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो पार्ट फर्स्ट है उसका हम लोग ये सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग 37 क्वेश्चंस को मतलब कि सॉल्व करेंगे। और जो लोग भी यूपी आरवीएनएल यूपीपीसीएल टीजी2 या आईटीआई लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डिप्लोमा लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन का एक सेट हम लोगों ने बनाया है जिसको कि आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूमिगत धातु कार्य में संक्षारण विस्तार निर्भर करता है। तो भूमिगत धातु कार्य में जो संक्षारण विस्तार होता है मृदा रसायन के प्रकार पर, आर्द्रता की राशि पर और धातु किस प्रकार की है उन सभी पर क्या होता है, निर्भर करता है। इस प्रकार से जो डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बैटरी के अति आवेशन पर क्या होगा। मतलब बैटरी को जब ओवर चार्ज कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैटरी की क्षमता बढ़ जाएगी या बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व बढ़ जाएगा, जब सक्रिय पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन आएंगे। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो होगा वो सही नहीं होगा, क्योंकि जब बैटरी को ओवर चार्ज किया जाता है तो उस स्थिति में बैटरी की जो क्षमता होती है वो कम होती है, उसकी प्लेटें क्या हो जाती है, टेढ़े हो जाती है, जिसको बकलिंग दोष भी कहा जाता है। इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा और इसका डी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि कम और मध्यम वोल्टेज सप्लाई की स्थिति में आईई नियमों के अनुसार प्रारंभ में वोल्टेज को घोषित मान से नहीं होना चाहिए। मतलब सीधा सा समझ लीजिए कि मीडियम और लो वोल्टेज के केस में 5% प्लस माइनस 5% की छूट होती है। जैसे कि लो वोल्टेज का मतलब कि 650 वोल्ट तक की वोल्टता में अगर आपके घर में 5% तक वोल्टता अधिक या कमी आ रही है तो उस स्थिति में आप बिजली विभाग से शिकायत नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर उससे ज़्यादा का मतलब वोल्टेज डिफरेंस हो रहा है तो उस स्थिति में आप बिजली विभाग को लिखित शिकायत दे सकते हैं। हाई वोल्टेज के केस में आपका 12.5% तक का क्या होता है, छूट रहता है। ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, स्विच हमेशा कहाँ लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो स्विच होता है वो हमेशा लाइव वायर यानी कि फेज वायर में लगाया जाता है, जबकि न्यूट्रल वायर में न्यूट्रल लिंक लगाया जाता है। इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, घरों में पंखे और लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, घर के जितने भी लोड होते हैं वो सभी के सभी पैरेलल क्रम में लगाए जाते हैं। ठीक है। इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी के पार प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो देखिए इसको हल करने का तरीका हम बताते हैं। ए बी यानी कि दिया नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं ए बी ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि हम किसी भी एक सिरे को पकड़ लेते हैं। ध्यान समझिए सर्किट को हल कैसे करते हैं। किसी भी एक सिरे को पकड़ने का मतलब ये कि आप कोई भी आपका जो ये ए सिरा हो गया, इस ए सिरे को ले लीजिए, यहाँ से धारा का प्रवाह कराना चालू कीजिए। तो धारा इधर जाएगी इधर जाएगी और फिर यहाँ पर आने के बाद कुछ धारा इधर जाएगी और इधर जाएगी। तो जहाँ धारा दो भागों में बढ़ती है वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार से ये 10 ओम का और ये 10 ओम का दोनों किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में। तो 10 ओम और 10 ओम को जब कभी भी दो समान मान के रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो फार्मूला होता है R/N, यानी कि 10 बटा में 2 जुड़े हुए हैं तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 5 ओम हो जाएगी। यानी कि ये जो दोनों हो जाएंगे, दोनों मिलकर के एक रेजिस्टेंस का निर्माण करेंगे और 5 ओम के बराबर वैल्यू हो जाएगी। अब ये 5 ओम हो गया, ये हो जाएगा आपका 10 ओम। तो 10 ओम और 5 ओम कितना हो गया, अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में हो गया ना जी। तो पैरेलल में जब जोड़ा जाएगा तो एक फार्मूला होता है R1R2 बटा में R1 प्लस R2। तो उस हिसाब से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.33, यानी कि R1R2 यानी कि 10 गुणे 5 बटा में 10 प्लस 5 यानी कि 50 बटा 15। तो 15 × 45 3.33। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबकत्व को मतलब कि मैग्नेटिज्म को अस्थायी रूप से ग्रहण नहीं कर सकता है। तो जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है वो मैग्नेटिज्म को परमानेंटली ग्रहण नहीं कर सकता है, जबकि हार्ड आयरन जो होता है इसीलिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि अस्थायी रूप से ग्रहण नहीं करता। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालित परिनलिकाएँ आवाज़ क्यों करती है। जैसे कि ट्रांसफार्मर के पास आप लोग गए होंगे तो क्या होता है, हन 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 की आवाज़ आती है जिसको हमिंग नॉइज़ भी कहा जाता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि ये जो मतलब कि उसमें जो स्थिर भाग होता है, क्योंकि जो वो होती है सोलेनाइड के ऊपर जो तार लपेटा गया रहता है वो बिल्कुल स्थिर होता है। और जो ये सी ऑप्शन है ये मतलब कि चुंबकीय बल की रेखाओं के प्रतिकर्षण के कारण जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसी के कारण वो आवाज़ आपको सुनाई देती है। इस प्रकार से जो बी और सी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। इसलिए 8वें का जो डी होगा वो आपका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है
किसी फ्यूज की फ्यूजिंग करंट किसके समानुपाती होती है? तो ध्यान रखिएगा, फ्यूज की जो फ्यूजिंग करंट होती है, कितना मोटा तार लगाया गया है उसके स्क्वायर के समानुपाती होती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी स्क्वायर। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? तो फ्यूज तार जो होते हैं वो जनरली लेड और टीन यानी कि एसएन और पीबी के मिश्र धातु को दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर न्यूनतम स्टार्टिंग धारा कब लेती है? तो ध्यान दीजिए, जब ऑप्शन दिया है न्यूनतम 70% टेपिंग के साथ ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ भी क्या होता है कि वो धारा कम लेती है, लेकिन 70% की टेपिंग की गई है ना, तो उस स्थिति में वोल्टेज का मान हाई रहेगा, इसलिए धारा इसमें हाई होगी। सीधे स्विच द्वारा चालू किया जाए इसके द्वारा तो सबसे हाई करंट, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर द्वारा धारा कम नहीं करता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये दिया है स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा जब चालू किया जाए, तो क्या होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर शुरू में स्टार में स्टार्ट करता है, और आपको मालूम है कि स्टार कनेक्शन वोल्टेज को √3 क्या कर देता है, कम कर देता है, इसलिए वोल्टेज का मान कम होने से धारा कम घट जाती है, इसीलिए जो इसका डी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जो इंडक्शन मोटर होगी स्टार डेल्टा स्टार्टर से जब स्टार्ट की जाएगी तो सबसे कम करंट लेगी। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के परिवर्तन का विरोध करता है? तो ध्यान दीजिए, इंडक्टर एक ऐसा इक्विपमेंट है, ऐसा मतलब कि पार्टिकल है जो विद्युत धारा परिवर्तन का विरोध करता है, चेंजिंग का, जबकि कैपेसिटर वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है, और जो रेजिस्टेंस होता है ये धारा प्रवाह का विरोध करता है, जबकि चालक धारा को प्रवाहित कराता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। धारा परिवर्तन का विरोध कौन करता है, इंडक्टर। अगला क्वेश्चन है स्थिर विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा किस उपकरण में संचित रहती है? जैसे कभी बताया गया, देखिए जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, चार्ज को जब स्टोर करेगा तो उसी को कहा जाता है स्थिर विद्युत क्षेत्र, यानी कि इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 CV स्क्वायर। क्या होता है फ्रेंड्स, 1/2 CV स्क्वायर, यानी कैपेसिटर में संचित ऊर्जा 1/2 CV स्क्वायर होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स पुनः वायरिंग वाले, यानी कि जो आपका किट कैट फ्यूज होता है, घर में दिखाया होगा निकालने वाला डालने वाला, उसको कहते हैं रिवायरेबल फ्यूज, पुनः वायरिंग वाले फ्यूज बोलते हैं उसको। में HRC फ्यूज की तुलना में क्या लाभ होता है, मतलब कि HRC फ्यूज किस प्रकार बढ़िया होता है? तो देखिए HRC फ्यूज इसका नाम ही होता है हाई रेपुचरिंग कैपेसिटी, रेपुचरिंग मतलब विदारण, इसकी रेपुचरिंग कैपेसिटी क्या होती है, हाई होती है। इसका जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, उच्च प्रति प्रचालन, यानी कि ऑपरेशन फास्ट होता है। अवनति अथवा, फ्रेंड्स ये थोड़ा सा हिंदी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बाकी ये इसका जो ऑप्शन होगा, ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीसी सप्लाई के संदर्भ में फ्यूज कहाँ लगाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एसी में फ्यूज जो लगाया जाता है वो फेज वायर में लगाया जाता है, जबकि डीसी में पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों तारों में क्या लगाया जाता है, फ्यूज लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा व्यक्त की जाती है, विद्युत ऊर्जा व्यक्त की जाती है निम्नलिखित किसके द्वारा? मतलब कि जो ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर होता है P गुणे T। ठीक है, E बराबर होता है P गुणे T, यानी कि समय और कितने समय तक कितने वाट का लोड चलाया गया उसके गुणनफल के बराबर होता है, तो P गुणे T यानी कि शक्ति गुणे समय, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेगर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेगर का प्रयोग जो किया जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन, तो देखिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं एसी और डीसी दोनों को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूविंग एक होता है क्वाइल, तो मूविंग क्वाइल जो होता है वो केवल डीसी सप्लाई को मापने का काम करता है, जबकि आपका ये मूविंग आयरन जो है ये एसी और डीसी दोनों को क्या करेगा, मापने का काम करता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि डीसी परिपथ में भारी धारा यानी कि हैवी करंट को किसकी सहायता से मापते हैं? ध्यान दीजिए, डीसी सर्किट दिया हुआ है, अगर यहीं पर एसी सर्किट दिया हुआ रहता है तो एसी सर्किट में हम सीटी लगा करके, सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर लगा करके हाई करंट को माप लेते हैं, लेकिन डीसी सर्किट में क्या करते हैं कि जो एमीटर होता है उसके पैरेलल में एक कम मान का प्रतिरोध जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, उसको लगा करके हम क्या करते हैं, हैवी करंट को माप सकते हैं। तो ये हो जाएगा कनेक्टिंग ए शंट, ये इसका हिंदी कुछ अलग दे दिया है, अंग्रेजी कुछ अलग दे दिया, तो ध्यान रखिए फ्रेंड कि पैरेलल में लगाते हैं, कनेक्शन ए शंट विथ मीटर, शंट लगाते हैं, ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इंग्लिश वर्जन अगर देखें तो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो रेक्टिफायर डीसी इंस्ट्रूमेंट आर रिप्रेजेंट्स, मतलब कि जो डीसी सप्लाई को मापने का काम करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार की सप्लाई को मापते हैं? तो डीसी सप्लाई मापने वाले इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो आरएमएस वैल्यू को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो एसी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव निगेटिव इस प्रकार से चलती रहती है, जबकि डीसी में जो होता है वो सीधे सीधे चलता है, तो ये क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होती है, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डीसी इंस्ट्रूमेंट कैसे मापते हैं, आरएमएस वैल्यू को मापते हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 21 नंबर क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर से बाहरी परिपथ में धारा किसके द्वारा दी जाती है। मतलब कि आर्मेचर में विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है वो अगले परिपथ में किसके द्वारा भेजी जाती है। तो स्लिप रिंग लगा करके हम क्या करते हैं, अगले सर्किट में लिया जाता है। ठीक है, कम्यूटेटर द्वारा एसी को किस में बदलते हैं, हम डीसी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जबकि स्लिप रिंग द्वारा ही सप्लाई क्या की जाती है, आगे निकाली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि डीसी शंट मोटर को प्रदान की गई वोल्टता लोड टार्क को दोगुना कर दिया जाए और वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर दें, हम आधा कर दें, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर दें, हम आधा कर दें और लोड टार्क को दोगुना कर दें, तो क्या होगा, आपकी आर्मेचर धारा 4 गुना हो जाएगी, जबकि स्पीड सेम बनी रहेगी। क्या होता है कि एक फार्मूला ध्यान रखिए कि टी बराबर होता है, टार्क बराबर होता है फाई इंटू आई ए। ठीक है, मतलब कि फ्लक्स और आई ए के इसका वो होता है। तो चूँकि फ्लक्स को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो उस स्थिति में टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई ए। और इसको अगर हम मान लें तो आई ए स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर हम निकालेंगे तो उस स्थिति से जो आपका आर्मेचर धारा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, यानी कि 22 का डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस प्रकार में, मतलब किस प्रकार के उसमें लोड में डीसी मोटर की गति नियंत्रण में वार्ड लियोनार्ड विधि का प्रयोग किया जाता है। तो वार्ड लियोनार्ड जब रोलिंग मिल चलाते हैं तो वहाँ पर हम वार्ड लियोनार्ड विधि के द्वारा डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीसी मशीन में आयरन हानियाँ यानी कि लौ हानियाँ दिया है, द आयरन लॉसेज आर इन डीसी मशीन कहाँ पे होती हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो भी आयरन के मैग्नेटिक पार्ट होते हैं वहाँ पर आयरन लॉस होती है। तो योक जो होता है वो आपका ढलवा लोहे का बना होता है, और जो उसका आर्मेचर बना होता है वो भी किसका बना होता है। तो जो उसका आर्मेचर बना होता है फ्रेंड्स, जो इसका आर्मेचर बना होता है सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो स्टील की मात्रा है तो योक और आर्मेचर दोनों में क्या होगा, आयरन लॉस होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से भार में, मतलब किस प्रकार के लोड में गति के साथ लोड टार्क का विचरण जो होता है रिवर्सिबल, विपर्य मतलब होता है रिवर्सिबल होता है, तो होता है होइस्ट। ठीक है, जो क्रेन होइस्ट होती हैं उसमें लोड को क्या करना है, आगे पीछे करना होता है। तो इस प्रकार से जैसे ब्लोअर हो गया, ब्लोअर को एक ही दिशा में घुमाना है, ग्राइंडर हो गया एक ही दिशा में घुमाना है, रेलवे जो है रेलवे में आपका हमें एक दिशा में चल रहा है तो चल रहा है, जो कि होइस्ट या जैसे क्रेन वगैरह हो गई तो इसमें आगे भी चलना है पीछे भी चलना है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल दिया है ना, लोड का जो वो है विचरण मतलब कि संचालन ऑपरेशन रिवर्सिबल होता है तो वो हो जाएगा होइस्ट। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें हम लोग 37 क्वेश्चन की एक सीरीज मतलब कि सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट फर्स्ट है ये आपका। इस सीरीज में हम टोटल 75 क्वेश्चन जो कि पिछले किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो कि अगला क्वेश्चन है द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोलिंग किसके द्वारा किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, स्पीड कंट्रोलिंग के लिए आपको एक फार्मूला होता है एन बराबर ई बी बटा में फाई। ठीक है, ई बी बटा में फाई, और ई बी बराबर होता है वी माइनस आई ए आर ए। तो इस प्रकार से जो आपका स्पीड का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा वी माइनस आई ए आर ए बटा में फाई। तो इस प्रकार से आप सप्लाई वोल्टेज को, आर्मेचर की धारा को, आर्मेचर के रेजिस्टेंस को और फील्ड के जो फ्लक्स है उसको हम परिवर्तित करके इसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार फील्ड का रेजिस्टेंस, आर्मेचर का रेजिस्टेंस और सप्लाई वोल्टेज यानी कि जो आपका डी ऑप्शन सही होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 26 का डी ऑप्शन, यानी कि इन तीनों के द्वारा हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोलिंग किसके द्वारा की जाती है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में एक फार्मूला होता है, इसकी स्पीड कंट्रोलिंग का जो जैसे फार्मूला होता है आपको मैं बता रहा हूँ। जो एसी मोटर का स्पीड कंट्रोलिंग का फार्मूला होता है वो आपका होता है एन एस बराबर 120 एफ बटा में पी। ठीक है, यानी कि पोलों की संख्या को बदल के, फ्रीक्वेंसी को बदल के आप चाहें तो इसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं जी, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ये हो जाएगा, पोलों की संख्या बदल के, फ्रीक्वेंसी बदल के, और जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसके रोटर के प्रतिरोध को बदल के हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड को बदल सकते हैं। इस प्रकार से जो डी ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 27 का डी नंबर। 28 नंबर दिया है आपका कि शंट मोटर के क्षेत्र प्रतिरोध परिपथ में प्रतिरोध के लगाने से क्या होगा। मतलब कि अगर हम कोई शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर है, इसके शंट फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो फ्रेंड ध्यान दीजिए कि एक फार्मूला होता है एन बराबर, जैसे कभी बताया हमने, ई बी बटा में फाई, यानी कि फ्लक्स का मान अगर घट रहा है तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसके फील्ड में हम क्या कर रहे हैं जी, रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो रेजिस्टेंस लगाएंगे तो फ्लक्स का मान घटेगा ना, फ्लक्स का मान जब घटेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका जो आप बी ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा सही। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शंट मोटर के आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध के प्रवेशन से क्या होगा, मतलब कि आर्मेचर में अगर रेजिस्टेंस लगाते हैं तो क्या होगा। उसी फार्मूले पर एन बराबर होता है वी माइनस आई ए आर ए बटा में फाई। ठीक है, तो फ्रेंड ध्यान रखिए कि अगर हम आई ए का मान क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो आई ए का मान घट रहा है, माइनस में और घट रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी ना। समझ में आ रही बात। तो जैसे अब यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, सॉरी, यहाँ पर जो आपका फार्मूला दिया हुआ है होता है ये एन बराबर वी माइनस आई ए आर ए। तो वी माइनस आई ए आर ए बटा फाइव हो गया। तो आई ए की वैल्यू जो आपकी होती है माइनस में होती है। तो जब माइनस में चीज़ें क्या हो रही हैं, घट रही हैं, माइनस में चीज़ घटेगी तो एन का मान क्या होगा, और क्या होगा, घटेगा ना। तो उस स्थिति में जब कभी भी आर्मेचर धारा का मान कम होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी आपकी, सामान्य से कम हो जाती है। ध्यान दीजिए कि जो आपका आर्मेचर कंट्रोलिंग मेथड होता है वो नॉर्मल से कम स्पीड की कंट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है, जबकि फ्लक्स कंट्रोलिंग मेथड जो होता है वो नॉर्मल से अधिक स्पीड की कंट्रोलिंग करने के लिए किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हल्के लोड पर काम करते हुए शंट मोटर के फील्ड में मतलब कि क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने का मतलब यह है कि जो आपका शंट मोटर का फील्ड है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि फार्मूला होता है एन बराबर ई बी बटा में फाई। ठीक है, तो फाई का मान अगर जीरो हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो उस स्थिति में आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन मोटर बहुत तेज़ी के साथ चलेगी, मोटर बहुत तेज़ी के साथ तो चलेगी ही, लेकिन फिर अगले क्षण क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि एक फार्मूला होता है टी बराबर फाई इंटू आई है। तो फाई का मान जब जीरो हो गया तो उस स्थिति में टार्क जीरो तो मोटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन जैसे ही टूटेगा उस स्थिति में उसकी स्पीड बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये 30 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित किस परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत शक्ति सबसे अधिक होती है। तो वो हो जाएगा आपका सिरेमिक। इसमें आपको समझाना नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, सिरेमिक पदार्थ की जो सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि चालकों में किससे गतिशील होने से विद्युत प्रभाव होता है। इसमें आपको समझाना नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवेबल होने के कारण ही धारा क्या होता है, प्रभाव होता है। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन और होल जो होंगे दोनों मूवेबल होंगे तो उस स्थिति में धारा का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वो उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जैसे इन इलेक्ट्रॉन और होल मिलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन केवल, इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई पदार्थ अति चालक कब कहलाता है। अति चालक का मतलब होता है, देखिए फार्मूला होता है जी बराबर 1 बटा में आर, यानी कि आर का मान अगर जीरो कर दें तो जी का मान क्या हो जाएगा, चालकता क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अति चालक वो पदार्थ होते हैं जिसकी चालकता क्या होती है, अनंत होती है। तो आर का बाद जीरो, 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो जब आर का मान जीरो होगा तब, तो उस प्रकार से ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रांसमिशन लाइन में तांबे की तुलना में एल्युमिनियम को क्यों वरीयता दी जाती है। देखिए, वरीयता देने के कई आधार हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। भारत में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। बाकी देखिए, ये सस्ता भी होता है एल्युमिनियम, तांबा एल्युमिनियम की तुलना में बहुत क्या है, महंगा है, भारी भी है। भारी होने का मतलब कि 1 किलो अगर आप तांबा खरीदते हैं तो बहुत कम चढ़ेगा, जबकि एल्युमिनियम उसकी तुलना में ज़्यादा चढ़ जाएगी। और अगला क्वेश्चन है कि लंबी दूरी के ट्रांसमिशन के लिए हाई वोल्टेज की वरीयता क्यों दी जाती है। तो देखिए, एक फार्मूला होता है आई बराबर पी बटा में वी कास फाई। ठीक है, या सिंपल समझ लीजिए कि आई इक्वल टू होता है पी बाई वी। तो जब वोल्टेज की वैल्यू को क्या रखा जाएगा, हाई रखा जाएगा, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। एक और फार्मूला होता है पी बराबर आई स्क्वायर है, जो कि ये पावर लॉस का फार्मूला है। तो जब वोल्टेज की वैल्यू को क्या रखेंगे, हम हाई रखेंगे, वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, जब वोल्टेज की वैल्यू को क्या रखा जाएगा, हाई रखा जाएगा, तो उस स्थिति में करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। करंट की वैल्यू जब कम होगी तो आई स्क्वायर फार्मूला के हिसाब से आपका पावर लॉस भी क्या होगा, कम होगा। तो करंट की वैल्यू कम होना एक बहुत बड़ा क्या होता है, फैक्टर होता है। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो पावर लॉस यानी कॉपर लॉस जिसको बोलते हैं वो कम हो जाएगा, और वोल्टेज रेगुलेशन भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार से ये सभी ऑप्शन है कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओवरलोड रिले किस प्रकार की होती है। तो ध्यान दीजिए, ओवरलोड रिले जो होती है वो कई प्रकार की जानी जाती है, जिसमें इसमें जो ऑप्शन में दिया है वो सभी होंगे, थर्मल टाइप, विद्युत चुम्बकीय प्रकार, इंडक्शन टाइप, ये सभी, यानी कि ये 36 का जो डी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। इसके बाद हम एक फिर इसकी सीरीज लेकर के आएंगे 37 क्वेश्चन की, 38 क्वेश्चन की। इस प्रकार से आपका टोटल 75 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, 75 37 37 40 40 क्वेश्चन करके हम आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देंगे।
जो कि किसी न किसी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आए हुए हैं। बिजली विभाग के UPRBNL और UP PCL TG2 या बिहार PCL की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो वीडियो हैं उनको अपने दोस्तों में अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को हमारे चैनल के बारे में जानकारी नहीं है वो इस वीडियो को देख सकें और आपके माध्यम से उनको ये जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, पावर ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या होता है। तो पावर ट्रांसफार्मर एक आपको मालूम है कि वो वोल्टेज को बढ़ाने का क्या करता है, काम करता है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पार्ट फर्स्ट है ये, पार्ट सेकंड बहुत जल्दी आपके सामने होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में आप हमको बताइए, और किस टॉपिक पे आप मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं उसकी भी कमेंट में हमको बताइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।